गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया? सभी को जय हिंद। हम जैसा कि प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे थे जिसका हमने नाम देखा था अंश एजुकेशन हब, और इस चैनल के माध्यम से हमने प्यारे बच्चों आपके सामने एक श्रृंखला शुरू की थी और श्रृंखला में हमने 10th बोर्ड को साथ में लिया हुआ है। 10th बोर्ड RBSC यानी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसको हम ले रहे हैं, और इसकी हमने सबसे पहले जो विषय प्रारंभ किया है वो विषय है गणित, जो विद्यार्थियों को अत्यधिक परेशान करता है। ये विषय हम इसलिए प्रारंभ कर रहे हैं डियर, ताकि विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में अधिक से अधिक यहाँ पर हेल्प मिल सके। तो इस गणित विषय में हमने प्रारंभ किया था प्यारे बच्चों, जो पिछले दो पार्ट हमने डाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो हम इस विषय का एक अध्याय लेकर चल रहे हैं प्यारे बच्चों, और वो अध्याय कुछ इस प्रकार है जिसका नाम हमने देखा था, क्या नाम उसका शो हो रहा था वहां पर, त्रिकोण मिति। तो प्यारे बच्चों इस अध्याय के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, और ये अध्याय कुछ इस प्रकार था। यहाँ हम देख रहे थे प्यारे बच्चों कि हमने इसका बेसिक जाना था, और हम कुछ हमारी जो एक्सरसाइज थी उसकी तरफ भी आगे बढ़े थे। हम आज उसी क्रम को आगे बढ़ाकर इस एक्सरसाइज का जो पार्ट 3 लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। तो उसमें हम जानेंगे कि कैसे के बाकी जो सवाल बचे एक्सरसाइज 8.1 के जो अन्य सवाल बचे हैं उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उनको बोर्ड परीक्षाओं में देखेंगे। अगर उनमें से कोई भी सवाल हमारे सामने बोर्ड परीक्षा पेपर में आता है तो हम उसको किस प्रकार सॉल्यूशन दे पाएंगे। इस एक्सरसाइज की कड़ी को बढ़ाकर पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों के सामने सोल्व किए थे, और हम इस अध्याय के 5वें क्वेश्चन को आप लोगों के सामने छोड़कर गए थे कि आप उस क्वेश्चन को जिस प्रकार हमने बाकी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ चैनल के माध्यम से आपने देखा, उसी माध्यम को यूज करते हुए आप बाकी क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व कर पाएं, या जो क्वेश्चन हमने लास्ट में छोड़ा था उसको किस प्रकार हल कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं चैनल में जो आप लोगों ने मेरा साथ दिया और जो मुझे सराहा है उसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि मैं आप सभी की जो मूल भावनाएं हैं और जो आप सभी की परीक्षा से संबंधित आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकूं। इसी क्रम में मैं अब उस सवाल के बारे में चर्चा करता हूं जिस सवाल को हम लास्ट में पिछले भाग में छोड़कर गए थे। अध्याय 8.1 और अध्याय का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रथम बार 9वीं और 10वीं में विद्यार्थियों के सामने आता है। वैसे बेसिक जो गणित होती है विद्यार्थी कक्षा 1 से लेकर उसको साथ में चलते हैं, और उनको कई सारे जो रिलेशंस होते हैं वो पहले से ही पता होते हैं, परंतु कक्षा 9 और 10 में इस अध्याय से जब विद्यार्थियों की मुलाकात होती है तो उनके मन में इस अध्याय के बारे में कई सारी भ्रांतियां बैठ जाती है। उन भ्रांतियों के बैठने के पीछे रीजन और कोई नहीं है। उन भ्रांतियों को दूर नहीं किया जा रहा है कि किस प्रकार इस अध्याय को डील किया जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जो कह रहा था यदि सेक थीटा 13/12 हो तो त्रिकोणमिति के अन्य अनुपातों को
ज्ञात कीजिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और इस क्वेश्चन को बुक में किस नंबर से शो किया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि ये कह रहा है हमसे, अब इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा विचार करते हैं। ये कह रहा है हमसे कि सेक थीटा, क्या कह रहा है? सेक थीटा इक्वल 13/12, देन व्हाट इज द एनी रेशोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देन हमारे पास और कोई अनुपात कौन कौन सा हो सकता है? साइन थीटा हो सकता है, जैसा कि हमने लास्ट में देखा था, कोस थीटा हो सकता है, टेन थीटा हो सकता है, कोसेक थीटा हो सकता है, कोट थीटा हो सकता है। क्योंकि हमने ये प्यारे बच्चों देखा था कि हम त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपातों को शुरुआत के बेसिक में देखने के लिए उपस्थित थे। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात कौन कौन से थे? एक था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, और एक था सेक थीटा, जिसमें से एक अनुपात उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हम इस सवाल को फिर उसी आधार पर लेके चलते हैं जैसा कि हमसे प्रश्न के अनुसार दे रखा है। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि सेक थीटा की वैल्यू 13/12 है। अब प्यारे बच्चों, हम पहली क्लास के बेसिक को यूज करते हैं कि सेक थीटा का मान हमने क्या देखा था, क्या अनुपात था सेक थीटा के लिए। तो प्यारे बच्चों, सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का। तो कोस थीटा का मान हमने क्या देखा था प्यारे बच्चों? आधार के बटे में कर्ण। यानी सेक थीटा जब कोस थीटा का उल्टा होता है तो इसका मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कोस थीटा का रिवर्स। यानी इस सवाल में यह कहना चाह रहा है कि कर्ण 13 है और आधार 12 है। अब हम सवाल को डील करते हैं प्यारे बच्चों, ये जिसमें हमें कुछ इस प्रकार बिंदु दिए हुए हैं कि ए बी सी कोई पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट 90 डिग्री है। हमने इसमें ये माना है कि ये वाला बिंदु जो है वो 90 डिग्री है। अब हमारे पास कह रहा है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है प्यारे बच्चों? ये हमें बेसिक से पता हो जाना चाहिए कि एक कर्ण कहलाती है, और कर्ण कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? इसने 13। अब प्यारे बच्चों, आधार की बात कर रहे हैं पर यहाँ थीटा लिखा हुआ है, तो मैं इस कोण को अगर थीटा मानता हूं तो ये लंब होगा, तो मैं क्या करता हूं, इस कोण को ही थीटा मान लेता हूं, तो ये लंब हो जाएगा और प्यारे बच्चों ये आधार हो जाएगा। सवाल कह रहा है हमारे पास कर्ण 13 है तो आधार कितना है प्यारे बच्चों? 12। तो यानी हमारे पास कौन सी वैल्यू नहीं है प्यारे बच्चों? लंब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर कौन सा प्रमेय लगाएंगे डियर्स? पाइथागोरस प्रमेय। और ये पाइथागोरस प्रमेय हमसे क्या कहता है? ये हमसे कहता है डियर्स कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाएं यानी आधार का वर्ग और लंब का वर्ग जोड़ दिया जाए तो कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम इस में फिर वही मान अप्लाइड करते हैं जो हमसे दे रखे हैं और पूछे गए हैं। तो 13 कर्ण है तो प्यारे बच्चों कर्ण की जगह पर मैं कितना रख दूंगा? 13 का स्क्वायर। फिर प्यारे बच्चों आधार कितना दे रखा है हमें? 12 का स्क्वायर। फिर प्यारे बच्चों लंब कितना दे रखा है? लंब दे रखा है बी से लेकर सी तक, तो इसको लिख देंगे BC स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 13 का जब अपन वर्ग करने बैठते हैं तो कितना आता है? 169। और 12 का जब वर्ग करने बैठते हैं तो कितना आता है? 144, 144। BC एक चर राशि है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे अपन। अब देखो यहां पर ये 144 फिर अपना क्या कर रहा है? स्थान परिवर्तित करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 144 क्या है? यहां पर अचर राशि है, और 169 भी क्या है डियर्स? यहां पर अचर राशि है। तो अपन क्या करेंगे? 144 को 169 की तरफ भेज देंगे, यानी इसका पक्ष चेंज कर देंगे। तो ये इधर आके कौन से सिंबल में हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस में हो जाएगा। और इधर क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों? BC का स्क्वायर बच जाएगा। अब BC का इधर स्क्वायर बच रहा है प्यारे बच्चों,
तो हम आगे देखते हैं कि 169 में से प्यारे बच्चों हम क्या घटाते हैं 144, तो हमारे पास प्रेजेंट कितना होता है प्यारे बच्चों 25। और इधर क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों BC का स्क्वायर। प्यारे बच्चों जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो हमें पता है इधर क्या लगना है प्यारे बच्चों रूट लगना है। और 25 का जब हम वर्गमूल फाइंड करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 5। यानी BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है प्यारे बच्चों 5। इस सवाल में हमारे पास लंब कितना प्रेजेंट हुआ प्यारे बच्चों 5। तो इस प्रकार हम इस समकोण त्रिभुज में जो डाटा हमारे पास नहीं था वो डाटा प्राप्त कर पाए। अब हमें प्यारे बच्चों ये पूछा गया है कि साइन थीटा इक्वल क्या है। प्यारे बच्चों अगर ये कोण थीटा माना है हमने तो इसी कोण के आधार पर बाकी सब जवाब देने, यानी हमें सब में एक के हिसाब से ही चलना है। तो प्यारे बच्चों साइन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है लंब बटा कर्ण। तो प्यारे बच्चों लंब बटा कर्ण होती है, तो लंब कितना आ रहा है प्यारे बच्चों हमारे पास 5, ऊपर लिख देंगे 5। कर्ण कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 12। इसी प्रकार थीटा में कोस की वैल्यू कितनी हो जाती है प्यारे बच्चों आधार बटा कर्ण, सेक थीटा का उल्टा। तो प्यारे बच्चों इसको सोचने की आवश्यकता ही नहीं, आप इसको जस्ट उल्टा कर दो 12/13। तो प्यारे बच्चों अगला मान क्या आया हमारे पास 10, और 10 की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार जब वैल्यू हम लिखेंगे हमारे समकोण त्रिभुज के आधार पर, जो कि वहां पर हमने फाइंड भी की है कुछ वैल्यूज, और कुछ वैल्यूज हमारे पास पहले दे रखी थी। तो जैसे ही प्यारे बच्चों हम किसकी वैल्यू लिखने जा रहे हैं 10 की, ये होती है लंब के बटे में आधार, यानी लंब और आधार में जो अनुपात होता है प्यारे बच्चों उसे 10 कहा जाता है। तो यानी लंब कितना दे रखा है प्यारे बच्चों हमें 5 दे रखा है, यानी हम ऊपर कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। फिर प्यारे बच्चों हमें इसके बाद क्या लिखना है आधार, तो ये कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 12। इसके बाद हमारे पास 10 के बाद वैल्यू कौन सी बच रही है हमारे पास प्यारे बच्चों कोसेक। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का। अगर साइन थीटा का कोसेक थीटा उल्टा होता है तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कर्ण के बटे में लंब आ जाएगा। यानी प्यारे बच्चों हमारे पास जवाब क्या बन जाएगा 12 के बटे में 5, सॉरी 13 के बटे में 5। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक वैल्यू और प्रेजेंट होनी है, और वो वैल्यू किसकी है डियर्स कोट थीटा की। और कोट थीटा का मान कितना होता है प्यारे बच्चों कोट होता है 10 का उल्टा। तो आप इसको लिख दो आधार का बटा में लंब, यानी आधार और लंब में जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा कोट कहलाएगा। यानी प्यारे बच्चों हम क्या लिख देंगे 12 के बटे में 5। तो ये लास्ट वाला सवाल कुछ इस प्रकार डील होना था प्यारे बच्चों, जो हमने आपको अंतिम रूप में छोड़कर गए थे। आप इस सवाल का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चाहे अपनी नोटबुक में जिस प्रकार आप उतारते हुए चल रहे थे उस प्रकार उतार सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम इस प्रकार इन सवालों को डील करेंगे, और आगे के जो सवाल हैं हम उस पर बात करेंगे। हम आगे बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों जो लास्ट हमारा भाग 2 था उसमें हमने एक क्वेश्चन देखा था, और उस क्वेश्चन का मान जो बोर्ड एग्जाम है यानी 10वीं बोर्ड का सॉल्यूशन मांग दिया हुआ है, वो दिया हुआ सॉल्यूशन हमने जिस एंगल को थीटा माना था उसके विपरीत एंगल के आधार पर वो चल रहा है। तो प्यारे बच्चों एक बार हम उस सवाल को दोबारा हैंडल करते हैं कि 10वीं बोर्ड इस सवाल का जवाब किस प्रकार मांग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार हमने इस सवाल का जवाब दिया वो जवाब भी उस एंगल के आधार पर ठीक है, परंतु 10वीं बोर्ड ने जिस एंगल के आधार पर हमसे जवाब मांगा है उसी एंगल के आधार पर हम जवाब ढूंढते हैं। देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास एक सवाल दे रखा था जो हमने लास्ट क्लास यानी भाग नंबर 2 में हल किया था। आप वहां चाहें तो उस वीडियो को देखकर इस सवाल को देख सकते हैं, और चाहे आप इस सवाल को इस वीडियो के जरिए यहां देख सकते हैं। आपको दोनों सॉल्यूशन में हल्का सा अंतर नजर आएगा, क्योंकि 10वीं बोर्ड में जो कहा गया है हमें वैसा का वैसा ही करना है, हमारी तरफ से इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडेड नहीं करना। ये सवाल कह रहा है कि यदि साइन ए की वैल्यू 3/4 हो, यानी फिर हमें किस त्रिभुज पे काम करना है डियर्स समकोण त्रिभुज पे, जिसमें हमें ये कह रहा है कि साइन ए कोस ए
10a, सभी जगह वैल्यूज a दे रखी है, यानी हमें इस त्रिभुज का नाम ABC मान लेना है और a पर समकोण नहीं बनाना है। तो हम a को यहाँ लिख देते हैं डियर्स, और हमें b यहाँ लिख देना है और बचा हुआ c यहाँ लिख देना है। बस यही हमारे पास उस सवाल में अंतर है, हमने यहाँ a लिखा हुआ था और यहाँ c लिखा हुआ था। अब बात करते हैं इस सवाल की। सवाल कह रहा है कि प्रश्न के अनुसार साइन a की वैल्यू 3/4 है। अब देखिए साइन का अनुपात क्या होता है प्यारे बच्चों, यह अनुपात होता है लंब में कर्ण का अनुपात। इसका मतलब अगर मैं इस a को यहां मानकर चलता हूं तो ये लंब है और ये कर्ण है, इसमें हमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि लंब दे रखा है हमारे पास 3 और कर्ण दे रखा है हमारे पास 4, यानी हमें इस सवाल का आधार फाइंड करना है कि इस सवाल का आधार कितना बनेगा। अब हम इस सवाल के जरिए वापस किस जगह पर पहुंचते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। हम इस प्रमेय को फिर से एक बार डील करते हैं कि यह प्रमेय था कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हम इन मानों में वो मान फिल कर लेते हैं। कर्ण कितना दे रखा है हमारे पास 4, यानी जहां कर्ण लिखा हुआ है वहां हम क्या वैल्यू फाइंड कर देंगे, फिल कर देंगे 4। इसके बाद आधार नहीं है तो आधार की वैल्यू क्या दे रखी है AB, हम AB का क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद हमारे पास लंब, और लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों 3, हम यहां कितना लिख देंगे 3 का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ये देखिए अचर राशि है, ये देखिए अचर राशि है, पर ये अचर राशि चर राशि के पक्ष में है। तो हम क्या करते हैं, इस अचर राशि को इधर की तरफ लेके आते हैं। तो जब हम इस अचर राशि को इधर लाएंगे तो पहले 4 का स्क्वायर कर दीजिए, आप कितना हो जाएगा 16। अब ये राशि यहाँ कौन सा सिंबल लेके बैठी हुई है, प्लस, तो यानी ये राशि जब इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। और 3 का स्क्वायर जब अपन करने बैठेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और बराबर में AB का क्या बच जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये चर राशि है। अब यहां से अपन इस AB स्क्वायर को ऐसे कैसे ही लिख देंगे, और इधर 16 में से 9 को लेस कर देंगे तो कितना रिजल्ट हो जाएगा 7। अब इधर से स्क्वायर हटाया जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा √7। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आधार की जो वैल्यू थी प्यारे बच्चों वो √7 प्रेजेंट हो रही है। अब प्यारे बच्चों 7 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर वो होता है जिसमें उसके और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। यानी 7 जो एक संख्या ऐसी है जिसे अपन अभाज्य संख्या के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास √7 के आधार पर क्या आ गया, आधार आ गया। अब हमसे पूछा क्या है प्यारे बच्चों, एक मान देना है हमें cos A का, और cos A की वैल्यू क्या होती है, अनुपात बैठता है इसका आधार के साथ कर्ण का। यानी जब हम आधार और कर्ण का रेशो देखेंगे तो उसे कोसाइन कहेंगे। और इसमें आधार कितना दे रखा है प्यारे बच्चों √7, और कर्ण कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 4। इसी प्रकार हम दूसरा मान क्या फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों, tan का, और tan की वैल्यू में क्या अनुपात रहता है, लंब का अनुपात रहता है प्यारे बच्चों आधार के साथ। इस वैल्यू में हमारे पास लंब कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 3, और प्यारे बच्चों हमारे पास आधार कितना दे रखा है √7। यानी इनके मान इस प्रकार रिजल्ट देंगे। ये हमारा पिछले भाग 2 में एक सवाल था, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने वैल्यू C एंगल के आधार पर निकाली थी, क्योंकि यहां पर A एंगल दे रखा था। C के आधार पर इसलिए निकाली थी क्योंकि हमने उस सवाल में इस A को यहां लिखा हुआ था और C को यहां लिखा हुआ था। यानी प्यारे बच्चों हमने A के सामने वाली भुजा को क्या माना था, लंब माना था। जैसे ही हम इस 3 को यहां लिखेंगे √7 यहां आ जाएगा। बच्चों इस प्रकार इस सवाल के उत्तर हमें प्रेजेंट होंगे। यानी हमने यहां C लिखा हुआ है और यहां पर A लिखा हुआ है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
आपका सवाल वहां से भी चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार ये सवाल हैंडल आउट हुआ है और किस प्रकार इस सवाल को हमने देखा है। प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्रम की ओर। ये दोनों सवाल हमने पिछले भाग में भी देख लिए थे और इस भाग में भी हम इन सवालों पे आपके सामने रूबरू हुए हैं। कुछ हमारा रिवीजन होना अनिवार्य होता है और ये रिवीजन के तौर पर ही आप मान लीजिए कि हम इन दोनों सवालों को भाग 3 में भी देख पाए। और प्यारे बच्चों, अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसे सहर्ष स्वीकार करने में कोई इतनी बड़ी ग्लानि वाली बात नहीं होती है। वो एक अच्छी बात है कि अगर हमने कोई गलती की और उस गलती को बोर्ड मानेगा नहीं, इसीलिए हम उसको समय रहते सुधार कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास अब प्रेजेंट होता है आज का अगला सवाल। प्यारे बच्चों, ये हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। ये हमसे कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी दोनों न्यून कोण हैं और जहां कोस ए और कोस बी दोनों बराबर हैं हो तो दर्शाइए कि एंगल ए इक्वल एंगल बी, यानी दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे डियर्स, बराबर होंगे। अब हमें जहां सवाल कह रहा है कि दोनों ही चीजों में क्या है, एंगल ई ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो डियर्स एंगल ए और एंगल बी जो दोनों हम लिखेंगे वो न्यून कोणों की जगह पर लिखेंगे। यानी हम इस सवाल को इस प्रकार प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है जहां एंगल ए और एंगल बी दोनों न्यून कोण दिखाए गए हैं, तो इसको एंगल सी प्रेजेंट कर देते हैं अपन। अगर ये एंगल सी होगा और ये एंगल ए होगा, ये एंगल बी होगा, चाहे आप बी को यहां लिख सकते हैं चाहे आप सी को यहां लिख सकते हैं, इनको एक्सचेंज कर सकते हैं, परंतु ये कह रहा है कि दोनों ही न्यून कोण है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सी पर समकोण हो, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सी पर समकोण हो, परंतु प्यारे बच्चों हमसे आगे वो ये कह रहा है कि cos ए और cos बी दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और हमें क्या करना है कि ए और बी दोनों के इक्वल को दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है हमें एंगल ए इक्वल एंगल बी आएगा। तो हम प्यारे बच्चों इसमें क्या करते हैं, सी से लेकर इस सामने वाली भुजा ए बी पर एक लंब खींच देते हैं। यानी ये जो लंब हमने खींचा है प्यारे बच्चों, ये इधर भी 90 डिग्री कोण बनाएगा और इधर भी 90 डिग्री कोण बनाएगा। और हम सपोज कर देते हैं कि ये रेखा इसको एम पर प्रतिच्छेद कर रही है। किस एंगल पर प्रतिच्छेद कर रही है प्यारे बच्चों, एम पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब हमारे पास एक त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक तरफ बना त्रिभुज नंबर 1, एक तरफ बना त्रिभुज नंबर 2। प्यारे बच्चों हम इस सवाल को डील करते समय सबसे पहले हमें करना है कि दर्शाइए। दर्शाने का मतलब हमारे पास ये होगा कि हम इस सवाल को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी सवाल अगर हमें सिद्ध करने के लायक नजर आए तो हम उसमें सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ क्या है। आपको जो भी वैल्यूज दी हुई है आप उसे यहां लिखें। यानी ये कह रहा है एंगल ए और एंगल बी दोनों ही क्या है, न्यून कोण है। सबसे पहली बात तो इसने ये कही है, यानी न्यून कोण का अर्थ आप समझ लीजिए। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण वह कोण होता है जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से तो ग्रेटर हो पर 90 डिग्री से स्मॉलर हो। यानी न्यून कोण की परिभाषा हमारे पास ये बनती है कि 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो हम इन दोनों कोणों को इस वैल्यू के आधार पर देखेंगे। आगे इसने हमसे क्या दिया हुआ है, आगे एक वैल्यू और दे रखा है ये कि cos A इक्वल cos B भी है, ये वैल्यू बराबर दे रखी है। यानी ये दो बातें इसने हमसे कही है। अब प्यारे बच्चों हमसे आगे ये सवाल क्या प्रेजेंट कह रहा है, आगे हमें कहना चाह रहा है कि सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है भाई हमें, तो प्यारे बच्चों हमें सिद्ध ये करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी।
कि एंगल ए और एंगल बी का जो मान हमारे पास होगा वो मान क्या रहेगा प्यारे बच्चों, वो मान रहेगा हमारे पास बराबर आना चाहिए। हम प्यारे बच्चों इसके बाद लिखेंगे इसमें रचना। तो प्यारे बच्चों हमने इसमें एक्स्ट्रा से कुछ रचना की है। वो रचना क्या की है, बिंदु सी से भुजा AB पर लंब CM खींचा है। बिंदु C से भुजा AB पर लंब खींचा है। भुजा AB पर लंब कौन सा खींचा है, CM खींचा है। अब हमारे पास दो त्रिभुज यहां पर बन चुके हैं, यानी हम लिखेंगे अब उपपत्ति कि इस सवाल को आगे कैसे बढ़ाएं। तो प्यारे बच्चों प्रश्न के अनुसार हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। त्रिभुज कौन सा बन रहा है, एक बन रहा है प्यारे बच्चों AMC में। इसमें देख लेते हैं, इस एंगल में वो कह रहा है कि cos A, क्योंकि A आ रहा है डियर्स इसमें। तो प्यारे बच्चों cos A क्या कह रहा है, cos कहता है कि मैं आधार के साथ कर्ण का कॉम्बिनेशन करूंगा। अब हमारे पास प्यारे बच्चों आधार कितना है इसमें AM, और प्यारे बच्चों कर्ण कितना है इसमें AC, यानी यहां से ये वैल्यू प्रेजेंट हो रही है। दूसरी बात कह रहा है वो कोस दूसरे त्रिभुज में ट्राइंगल AMB में CMB में। तो CMB में क्या होगा डियर, ये कह रहा है cos B की वैल्यू हमारे पास दीजिए। cos वापिस वही क्या लेगा डियर्स, आधार बटा कर्ण, क्योंकि डियर हम किसके हिसाब से चल रहे हैं, B के हिसाब से। इसका मतलब ये तो लंब है, ये आधार रहा। तो आधार कितना रहा है हमारे पास BM, और कर्ण उधर कितना है हमारे पास BC। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 नंबर। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं। ये कह रहा है cos A इक्वल्स टू cos B। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, अब जब हम 1 और 2 को मिलाएंगे इसका मतलब हमसे कह रहा है कि cos A इक्वल्स टू cos B है। अब हम इस दोनों का मान यहां प्रेजेंट कर देते हैं। तो cos A का मान कितना आ रहा है, AM बटा कितना आ रहा है, AC आ रहा है। इसी प्रकार cos B का मान यहां कितना आ रहा है, BM आ रहा है, और बटे में आ रहा है BC। अब हम इनको इंटरचेंज करना चाहे, यानी यहां पर वज्र गुणन करना चाहे, केची चलाना चाहे, तो ये BC इधर आ सकता है, AM उधर जा सकता है, या BM इधर आ सकता है, AC उधर जा सकता है। तो डियर हम BM को इधर ले आते हैं। तो AM के बटे में कौन आ जाएगी, BM आ जाएगी, और AC कहां जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो A जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि AM और BM में जो रेशो है वही रेशो किस में रहेगा, AC और BC में। अब डियर देखिए AM और BM इन दोनों में रेशो सेम है, AC और BC इन दोनों में रेशो सेम है, और त्रिभुज की तीसरी भुजा CM ये तो कॉमन लाइन है, उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे अपन इसको। तो उभयनिष्ठ भुजा तो दोनों में सेम रहती है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि CM अगर तीसरी है तो तीसरी दोनों में सेम रहेगी। हमारे पास ये कंडीशन बन चुकी है, और इस कंडीशन के आधार पर हम चले तो हम ये पाएंगे कि ये दोनों जो त्रिभुज बन रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूपता की कसौटी को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब जैसा ये त्रिभुज है वैसा ही आपको ये त्रिभुज नजर आ रहा है। तो हम यहां क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को किस कसौटी में रखेंगे, समरूपता की में। और समरूपता की कौन सी कसौटी ये फॉलो कर रहा है, भुजा भुजा भुजा, यानी साइड साइड साइड। तो यहां पर कौन सा नियम समरूपता का लग सकता है,
हमारे पास नियम लग सकता है प्यारे बच्चों कि ये सवाल SSS रूल से फॉलो हो। तो हम प्यारे बच्चों इस सवाल को आगे कैसे हैंडल करेंगे? तो हमें आगे हैंडल करने के लिए प्यारे बच्चों इस सवाल को इस प्रकार देखना होगा। कह रहा है ये समरूपता नियम SSS से ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? पहला वाला ट्राइंगल था AMC, दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा था? CMB। ये दोनों क्या हो जाएंगे डियर्स? समरूप हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है इसका मतलब उसके बाकी के जो आयाम है वो सेम है। आयाम का मतलब यहां पर क्या रहेगा? आयाम का मतलब देखो तीनों भुजाएं बराबर आ रही है। तीनों भुजाएं बराबर आने का मतलब यह है कि अनुपात बराबर आ रहा है। क्या बराबर आ रहा है? रेशो बराबर आ रहा है। अगर रेशो बराबर आ रहा है तो इसका मतलब साफ जाहिर सी बात हम कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। अब संगत कोण कौन सा होगा डियर? तो ए का संगत कोण कौन सा होगा? बी होगा। इसी आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अब प्यारे बच्चों जब सवाल हमने शुरू किया था तो हमसे सिद्ध में यही पूछा था कि एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर करके बताइए। तो हमने ये डेफिनेटली फाइनली फाइंड कर लिया है कि ये दोनों इक्वल है। तो ये क्या हो गया? इति सिद्धम। हमने ये सिद्ध कर दिया। अंग्रेजी में कहें तो हेंस प्रूफ HP। आप चाहें तो इस सवाल को उतार सकते हैं नोटबुक में, और प्यारे बच्चों चाहें तो आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के सवालों को हम ऐसे डील करेंगे। तो प्यारे बच्चों किसी भी सवाल को डील करते वक्त हमें होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना है और उस सवाल को बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है। और बेसिक में जितनी भी हमारे पास कसौटियां हैं, जितने भी प्रमेय हैं, जितने भी नियम हैं, उनको साथ साथ हमें दर्शाते हुए चलना है। प्यारे बच्चों जितना हम साफ लिखेंगे, जितना हम क्लियर बोर्ड एग्जामिनर को बताएंगे कि हम इस सवाल में इस प्रकार इसको सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं और इस प्रकार इसका आंसर आएगा, तो हम उतना ही इस अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और बोर्ड एग्जामों में हमें अच्छे अंक प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट वर्क होता है और इसी वर्क को हम आप लोगों की मदद के साथ आसान बनाएंगे। आप जितना इसमें इसका उपयोग करेंगे उतना ही आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं और ये एक्सरसाइज आपको काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का अगला सवाल। प्यारे बच्चों इस अध्याय का अगला सवाल 7 नंबर का ये है। यदि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ये, यदि कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 है, यदि कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 है तो अब हमें पहली वैल्यू निकालनी है। पहली वैल्यू हमसे ये क्या पूछना चाह रहा है डियर? पहली वैल्यू पूछना चाह रहा है 1 + sin थीटा, कोष्टक बंद, और दूसरे कोष्टक में लिखा हुआ है 1 - sin थीटा। फिर यहाँ लिखा हुआ है 1 + cos थीटा, अपॉन में ये फुली अपॉन है, और यहाँ लिखा हुआ है 1 - cos थीटा। तो पहली वैल्यू तो हमें इसकी देनी है। दूसरी वैल्यू कह रहा है ये कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें प्रेजेंट की। इस सवाल को फिर से उसी क्रम से आगे बढ़ाते हैं कि प्रश्न के अनुसार आपको दिया हुआ क्या है। प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया हुआ है कि कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। फिर हम एक बार किस ट्राइंगल पे काम करेंगे? समकोण त्रिभुज पर। तो कोट थीटा दे रखा है तो डियर किसी भी एंगल को आप ए डिसाइड कर सकते हैं। ये मैं यहाँ बी रख देता हूँ, यहाँ सी रख देता हूँ। इसको एंगल 90 डिग्री कह देते हैं और इसको कर्ण कह देते हैं। अब अगर एंगल ए को मैं थीटा मान रहा हूं तो डियर ये लंब हो गया और ये क्या हो गया? आधार। अब
कोड थीटा को अपन सोल्व करते हैं। कोड थीटा इक्वल टू कह रहा है 7/8। कोड का मान किसका उल्टा होता है? 10। और 10 का अनुपात क्या होता है? लंब और आधार। लंब के बटे में आधार, यानी लंब के साथ जो आधार का रेशो होता है वो 10 होता है, पर कोट इसका उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा? आधार के बटे में लंब, यानी आधार जो लंब के साथ रेशो बनाएगा उसे अपन कहेंगे कोट। अब डियर हमारे पास आधार कितना है? आधार कह रहा है ये आधार 7 है। अब हमारे पास आधार 7 है तो ये कह रहा है लंब 8 है। इसका मतलब इस सवाल में जाहिर सी बात है आपको क्या फाइंड करना है? कर्ण फाइंड करना है। फिर हमें एक थ्योरम वापस याद करना है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर दें और आधार का भी वर्ग कर दें और लंब का भी वर्ग कर दें। आधार और लंब के वर्गों को जोड़ दें तो कर्ण के वर्ग के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास कर्ण नहीं है, पर कर्ण का नाम क्या दे रखा है डियर? AC। हमारे पास आधार कितना दे रखा है? 7। और हमारे पास लंब कितना दे रखा है? 8। तो AC को ऐसे कैसे लिख दें, क्योंकि ये तो चर राशि है, AC का मान फाइंड करना है। 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 यानी 49। 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर? 64। हम जब 49 में 64 जोड़ेंगे तो AC का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 9 में 4 जोड़ा 13। हासिल हमारे पास 1 लग रहा है। 4 में 6 जोड़ेंगे 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। अब हम यहां से स्क्वायर हटाना चाहें डियर तो यहां क्या लग सकता है? रूट। यानी हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आई? रूट के 113। 113 का हमें वर्गमूल फाइंड करना है, परंतु हम यहां एग्जैक्ट AC की वैल्यू रख देंगे। अब हम चलते हैं हमारे सवाल की तरफ। हमारा सवाल हमसे कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि ये वैल्यू तो हमने इस सवाल के एक कंटेंट के आधार पर फाइंड की है कि इस सवाल का एक कंटेंट गायब था, उस कंटेंट को हमने लिख दिया है रूट के अंदर 113। अब हमारे पास पहली कंडीशन के तौर पर यह कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ऊपर है। नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस कोस थीटा और दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास? 1 के माइनस में कोस थीटा। अब डियर इस वैल्यू को हम गौर से देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला हमें बीजगणित की तरफ लेके चल रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी, अगर एक बार दोनों कंटेंट का जवाब मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या जवाब मिलेगा डियर हमें? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इन दोनों को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर साइन है, इधर भी साइन है, थीटा थीटा 1 प्लस 1 माइनस है। इसका मतलब मैं उस जवाब को ऐसे लिख सकता हूं, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। इसी प्रकार बटे के रूप में अपन बात करें तो सेम वैल्यू आपको यहां नजर आ रही है, एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस, तो यहां भी ऐसे ही लिख सकते हैं 1 स्क्वायर और इधर आ जाएगा कोस थीटा का स्क्वायर। अब डियर इस प्रेजेंटेशन को अपन इस वैल्यू के आधार पे सोल्व करते हैं। साइन थीटा को क्या लिखा जाता है हमारे पास? ये 1 स्क्वायर ऐसे कैसे ही चलेगा। साइन थीटा को लिखा जाता है लंब और कर्ण। यहां लंब कितना दे रखा है भाई? अगर मैं इस एंगल को मान के चल रहा हूं तो लंब कितना हो गया? 8 और कर्ण कितना हो गया हमारे पास? रूट 113। पर यह सवाल कह रहा है इसका तो स्क्वायर करना है। फिर अपन नीचे चलते हैं, नीचे लिख रहा है 1 का स्क्वायर और अब हम बात करते हैं किसकी? कोस की। कोस की वैल्यू क्या होती है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास? 7 और कर्ण वापिस कितना है हमारे पास? रूट का 113। तो हम इस वैल्यू को वापस कोष्टक में बंद कर देंगे। अब इस वैल्यू का आगे प्रेजेंटेशन करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है डियर? 1। और इसी प्रकार 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 64। और रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 113। तो यहां आप एक मूल तथ्य और समझे कि जब हम किसी भी रूट की संख्या का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब यह संख्या होगी रूट a मल्टीप्लाई रूट a, क्योंकि स्क्वायर का मतलब कोई भी राशि 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होती है।
तो हम जब रूट ए का रूट ए से स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब है ए से गुणा हो जाएगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा, और इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, रूट। तो इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसल्ड। यानी सिर्फ हमारे पास क्या राशि बच जाएगी, ए। यानी रूट के अंदर लिखी हुई राशि ही स्क्वायर करने पर बचती है। तो रूट के अंदर लिखी हुई राशि कितनी है, 113, और जब हमने इस संख्या का स्क्वायर किया है तो सिर्फ कितना बच रहा है हमारे पास, 113। अब नीचे भी वही क्रिया अपन करते हैं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 49, और रूट 113 का वापिस स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम फिर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डियर हमें ये वैल्यू एक सिंप्लीकेशन के आधार पे सोल्व करनी है। आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं, जब इधर बटा में कुछ नहीं है, डायरेक्ट संख्या लिखी हुई है, आप इस संख्या को डायरेक्ट यहाँ गुणा करें, 113 एकम 113, 113 में से लेस कर दें किसको, 64 को। जब हम डियर 113 में से किसको लेस करने बैठ रहे हैं, 64 को। लेस का मतलब ये चिन्ह 3 में से 4 नहीं जाएगा, आप इधर से उधार ले लीजिए, इधर से उधार लेते हैं, यहाँ 13 हो गया, 13 में से 4 गया तो कितना बचता है डियर, 9। इसी प्रकार अब यहाँ रहा 0, यहाँ है 1, यहाँ से फिर उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, 49। यानी हमारे पास ऊपर की वैल्यू कितनी आ गई, 49, और नीचे की वैल्यू कितनी चल रही है, 113। डियर ये बटा ऊपर हो गया। अब इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे, देखो 113 में से 64 निकाले तो 49 बचते हैं, तो यहाँ पे 113 एकम 113, 49 निकालेंगे तो जाहिर सी बात है 64 बचेगा। अब जब आप 64 निकाल रहे हैं, 49 बच रहा है, 49 निकालेंगे तो 64 बच जाएगा, और नीचे कितना बच जाएगा हमारे पास, नीचे बच जाएगा 113। अब हमें यहाँ एक नियम और समझना है। वो नियम ये कहता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में कोई दो राशियां डबल बार बटा हो, इस प्रकार, मतलब यह है कि नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर वाली फ्रैक्शन में भाग दे रही है, तो इसका मतलब यह होगा कि जो नीचे वाली फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को आप इसके गुणा में ले जाएं। तो गुणा में जाने का मतलब यह है कि यह फ्रैक्शन अगर यह है तो यहां तो डिवाइड का चिन्ह होना चाहिए था दूसरी फ्रैक्शन के साथ, क्योंकि जो बटा होता है वो डिवाइड होता है। तो डिवाइड की जगह आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डियर पीछे वाली फ्रैक्शन क्या हो जाती है, उलट जाती है। यानी आप उसको रिवर्स कर दीजिए, हंस को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए। तो यहां पर हमारे पास यही नियम है, ऊपर वाली फ्रैक्शन अलग है, नीचे वाली फ्रैक्शन अलग है, बीच में डिवाइड का सिंबल है, ये बटा का सिंबल है। यानी हम नीचे वाली फ्रैक्शन को इधर ले लेंगे, यानी पहली फ्रैक्शन हो जाएगी 49 बटा 113, और जब हम यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएगी रिवर्स, यानी 113 बटा कितना हो जाएगा, 64। 113 से 113 कैंसल्ड हो जाएगा, यानी इस सवाल का हमें कितना मान प्रेजेंट हो जाएगा, 49 के बटे में 64, यानी 49/64। तो इस प्रकार इस सवाल को हम जो पहला इसका पॉइंट है उसको डील करेंगे। तो आप चाहे तो इस पहले पॉइंट को उतार सकते हैं, चाहे तो आप इस पूरे सवाल को पॉज करके देख सकते हैं, या चाहे तो आप इस सवाल का जवाब स्क्रीनशॉट से भी ले सकते हैं। अब डियर हमारे पास एक वैल्यू अभी भी रिप्रेजेंट नहीं हुई। दूसरा सवाल, इसी में एक कंडीशन और कही है उसने, वो कह रहा है सेकंड कंडीशन में कि आप कोट का स्क्वायर थीटा फाइंड करें। इसका मतलब जाहिर हो गया कोट तो उसने खुद नहीं दे रखा है, तो कोट का स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो हमें 7/8 का स्क्वायर फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है डियर, 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो यानी इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, ये, यानी हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, पर हमें कहा है कि दोनों का जवाब दीजिए आप, इसलिए हमने दोनों सवालों को आपके सामने प्रेजेंट करके रख दिया। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो 8.1 है उसके ज्यादातर सवाल हम इस प्रकार हैंडल करेंगे और इस प्रकार इनको देखते हुए चलेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो डियर्स देखिए अगला सवाल, 8वां सवाल हमसे कह रहा है यदि 3 cot A = 4, 3 cot A का मान कितना दे रखा है, 4। हमें कह रहा है कि तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A बराबर होगा या नहीं होगा। यानी हमें सिद्ध क्या करना है, LHS बराबर RHS, यानी हमारा बायां भाग और हमारा दायां भाग दोनों आपस में इक्वल है या
नहीं है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम फिर 3 कोट ए के हिसाब से चलते हैं। तो 3 कोट ए इक्वल 4 है, तो वही वापिस अपन यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार अपन आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, 3 कोट ए की वैल्यू हमारे पास 4 है। इसका मतलब वही कल वाला नियम हम लगाएंगे कि 2x के इक्वल में अगर 1 है तो 2x के साथ है तो 2 हटेगा तो क्या लग जाएगा, यहाँ से 3 हटेगा तो 4 के कहाँ चला जाएगा, वो बटे में। अब हम जानते हैं कोट की वैल्यू क्या होती है डियर्स, ये होती है 10 की उल्टी, यानी 10 का जो रेशो होता है उसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आधार बटा लंब, यानी इसका मतलब हो गया आधार अगर 4 है तो लंब 3 रहेगा। फिर हम समकोण त्रिभुज के ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमारा समकोण त्रिभुज हमसे क्या कह रहा है भाई, हमारा समकोण त्रिभुज ये कह रहा है कि ये कह रहा है एंगल ए के हिसाब से जवाब देना। देखो यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल है, यहाँ सब जगह एंगल ए लिखा हुआ है। इसका मतलब हम इस एंगल को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। बी पर हो गया समकोण, यानी ये हो गया कर्ण। अगर ये कर्ण हुआ, हम एंगल ए को लेकर चल रहे हैं तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। इसका मतलब हमारे पास आधार कितना दिया हुआ है डियर, 4, तो ये वैल्यू फील हो गई। लंब कितना दिया हुआ है डियर, 3, तो ये वैल्यू भी फील हो गई। हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, कर्ण की। हमें कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए फिर कौन सी तरफ बढ़ना पड़ेगा, हमें फिर गणितज्ञ महोदय पाइथागोरियन को याद करना है। पाइथागोरियन कहता था पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, और ये पाइथागोरस प्रमेय हम बार बार देख रहे हैं, तो हमें ये प्रमेय थोड़ा सा कंठस्थ हो जाना चाहिए। क्या प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर प्लस इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी जब हम सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर देंगे, लंब और आधार का भी वर्ग कर देंगे, लंब और आधार का वर्ग करने पर जोड़ देंगे और वो जो चीजें हैं वो सब कर्ण स्क्वायर के बराबर में आ जाएगी। अब हमारे पास इसमें कर्ण नहीं है, पर कर्ण का एग्जैक्ट नाम क्या दे रखा है, कर्ण कह रहा है कि कर्ण का एग्जैक्ट नाम है ए से लेके सी तक, यानी AC डियर। यहाँ क्या लिखेंगे, AC। इसके बाद लंब कितना दे रखा है हमारे पास, 3, तो जहां पे लंब की वैल्यू है वहां क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, 3। इसी प्रकार आधार कितना है हमारे पास, 4। तो प्यारे बच्चों हम AC स्क्वायर फाइंड करने जा रहे हैं, तो AC का स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि ये चर राशि है। 3 को कर देंगे 9 स्क्वायर करने पर, और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। तो प्यारे बच्चों हमें एक रिजल्ट प्राप्त होता है जिसको 25 कहते हैं, और 25 को देखने पर पता चल रहा है कि ये तो एक वर्ग राशि है, यानी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो हम यहां से जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों, रूट, और 25 का वर्गमूल निकालते पे क्या प्राप्त होता है डियर, 5। यानी हमारे पास इस राशि का मान प्रेजेंट हो गया, वो मान कितना आया है, 5। अब हम इस आधार पर कि हमारे पास तीनों मान आ चुके, अब हम वो कंडीशन लेते हैं जो हमसे उसने पूछी है कि LHS बराबर RHS आप दर्शाइए, हाँ या ना। तो हमसे कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर A बटा 1 + 10 स्क्वायर A इक्वल कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A होगा या नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों 10 क्या है, 10 है लंब का आधार से अनुपात, तो दोनों जगह 10 लिखा हुआ है। इसी प्रकार कोस क्या है, कोस है आधार का कर्ण के साथ अनुपात, और साइन क्या है, लंब का कर्ण के साथ अनुपात। हम एक एक मान को फील करते हुए बढ़ते हैं। हमसे ये कह रहा है 1 + 10 का मतलब लंब कितना हुआ डियर, BC, और आधार कितना हुआ डियर, AB। इसका क्या करना है हमें, वर्ग। देखिए 1 का वर्ग नहीं है, सिर्फ 10 का वर्ग करना है। इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा डियर, वही 10 में BC, और यहां क्या आ जाएगा AB। फिर क्या करना है, स्क्वायर करना है इसका, ये सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, यहां माइनस है। इसके बाद हम कोस के बारे में करते हैं, आधार और कर्ण होता है, तो कोस आधार कितना दिया हुआ है, AB, और कर्ण कितना दिया हुआ है, AC, और दोनों का क्या करना है आपको, स्क्वायर। फिर इसमें से क्या लेस कर देना है, साइन। साइन क्या है, लंब और कर्ण। लंब कितना है, BC, और कर्ण कितना हो जाता है हमारे पास, AC, और इसका भी क्या करना है आपको, स्क्वायर। दोनों जगह पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब हम इस वैल्यू को फिल करते हैं। चलो
1 माइनस BC कितना दिया हुआ है 3 और AB कितना दिया हुआ है 4। इसका क्या करना है आपको स्क्वायर। फिर अपन यहां पर एक बार और वैल्यू लेते हैं, यही वैल्यू किसकी है प्लस की, और बराबर में वैल्यू क्या रखी हुई है, AB कितना दिया हुआ है 4, AC कितना है 5 और इसका क्या करना है स्क्वायर। इसी प्रकार BC कितना है 3 और AC कितना है 5, इसका भी क्या करना है स्क्वायर। अब डियर जब 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इधर वैल्यू आएगी 9/16 माइनस में, और इधर आएगी 1 प्लस में 9/16। बराबर में वैल्यू हमारे पास चल क्या रही है डियर, बराबर में 4 का स्क्वायर करेंगे 16, नीचे आ जाएगा 25, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा वापस 25। अब हम पहली वाली कंडीशन को सोल्व करते हैं। हमारे पास पहली वाली कंडीशन क्या कहती है, हमने इसको 3 फेज में ले रखा है, 1 फेज, 2 फेज और ये तीसरा फेज यहां से स्टार्ट हो रहा है। हमसे कह रहा है 1 माइनस 9/16, 1 में से 9/16 को घटाना है। तो हमें अभी भी मैंने समझाया था कि 16 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए आप, 16 एकम 16 और 16 में से क्या घटा दीजिए 9। जब 16 में से 9 जाता है तो हमारे पास बचता कितना है 7 और नीचे कितना आ जाएगा डियर 16। इसी प्रकार यहां पर भी 16 लिखा हुआ है, 16 एकम 16 और प्लस का सिंबल लगा हुआ है तो आप जोड़ दीजिए, 16 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और बटे में कितना हो जाएगा 16। ये यहां की इक्वेशन आई। इसी के बाद हमारे पास आगे की इक्वेशन क्या आ रही है कि 16/25 में से 9/25 घटाना है, तो आप 25 दोनों का एलसीएम सेम ले सकते हैं और ऊपर जब 25 का भाग 25 में अपन देंगे तो एक बार जाएगा और एक को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा 16, बीच में सिंबल माइनस। फिर 25 का भाग वापिस 25 में देंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 9। अब डियर ये वापिस उसी क्रिया पे बैठ गया, डबल बार बटा हो गया। नीचे वाली भिन्न अब इस डिवाइड को हटाना है तो नीचे वाली भिन्न को क्या कर देंगे हम, यहां मल्टीप्लाई लगाकर इस भिन्न को उलट देंगे, यानी 16 ऊपर चला जाएगा 25 नीचे आ जाएगा। बराबर में 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बटे कितना हो जाएगा 25। इधर 16 से 16 खत्म तो डियर इधर भी कितना बटा 7/25, इधर भी कितना बचा 7/25। इसका मतलब है LHS बराबर है किसके, RHS के। इति सिद्धम। इस प्रकार हमने इस सवाल का जवाब भी फाइंड कर लिया। तो डियर किसी भी सवाल को हम इस आधार पे सोल्व कर सकते हैं कि वो सवाल किस प्रकार डील करेगा। आप चाहें तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो इस सवाल को आराम से पॉज करके बार बार देख सकते हैं। किसी भी सवाल को करना है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको पढ़ते जा रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है सर ने, हमने ये पढ़ लिया। आप इस सवाल को अपनी कॉपी में उतारें और इस सवाल के जैसे कि जैसे मैंने सोल्व किया है, चाहे तो आप देखकर इसे सोल्व कर सकते हैं या पहले सोल्व कर लें, फिर इस वीडियो के माध्यम से आप देखें कि कहाँ मुझसे गलती हुई, सर ने किस प्रकार इसको समझाया हुआ है। बढ़ते हैं हम अगले वाले सवाल की तरफ। तो प्यारे बच्चों हमारा अगला सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमसे त्रिभुज ABC में जिसका B पर समकोण है। चलो बात कर लेते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल फिर हमने बना लेना है और वो ट्राइंगल कौन सा बनेगा प्यारे बच्चों, समकोण। तो हम इस ट्राइंगल के आधार पे चलेंगे। ये कह रहा है एंगल B पर समकोण बनाना है। किस एंगल पर समकोण बनाना है आपको, B पर, यानी इस एंगल को क्या लिख दो आप B, ये समकोण हो गया। यानी इस एंगल को मैं A ले लेता हूं और इस एंगल को मैं क्या ले लेता हूं C, क्योंकि उसने नाम क्या दिया त्रिभुज का ABC। इस एंगल को मैं अगर A ले रहा हूं, इस एंगल को अगर मैं B ले रहा हूं तो B के सामने वाली भुजा तो क्या हो गई भाई, कर्ण हो गई। A के सामने वाली भुजा क्या हो गई भाई, लंब हो गई। बची हुई साइड क्या रह गई भाई, आधार रह गई। अब हमें आगे सवाल में बढ़ना है। आगे सवाल हमसे कह रहा है प्रश्न के अनुसार हमसे क्या कहा जा रहा है कि tan A इक्वल है 1/√3। अब tan का मान क्या होता है भाई, tan किस अनुपात को लेके बैठता है, ये बैठता है लंब में आधार के साथ अनुपात। जो राशि होगी लंब और आधार का जो अनुपात होगा वही अनुपात क्या कहलाएगा, टेग्नेट कहलाएगा, यानी tan कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि tan लंब और आधार बता रहा है, इसका मतलब लंब कितना है हमारे पास 1 है
और आधार कितना है हमारे पास √3 है। फिर हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, कर्ण फाइंड करना है। चलो हम फिर एक बार पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, यह प्रमेय क्या कहता है, यह प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी हम कर्ण का स्क्वायर कर दें, आधार का कर दें, लंब का कर दें, आधार लंब को जोड़ दें और बराबर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी कर्ण के। अब हमारे पास आधार कितना दे रखा है डियर, कर्ण नहीं है, कर्ण का नाम लिखो सबसे पहले AC है। आधार कितना दे रखा है डियर, √3 दे रखा है। लंब कितना दे रखा है हमें डियर, लंब दे रखा है हमें 1। तो हम क्या कर लेंगे यहां पर 1। अब AC कौन सी राशि है डियर, अचर राशि, सॉरी चर राशि। तो AC को ऐसे ऐसे लिख दो, बराबर हमारे पास √3 का वर्ग करेंगे। अभी भी आपको समझाया था 113 में कि किसी राशि का अगर हम वर्ग करें, अगर वो रूट में है तो इसका मतलब उसका रिजल्ट लिखना है आपको नॉर्मल राशि जो रूट के अंदर लिखी हुई है। तो √3 का वर्ग करने पर यहाँ रिजल्ट कितना आएगा 3, और 1 का वर्ग करने पर यहाँ रिजल्ट कितना आएगा 1। AC स्क्वायर इधर लिखा हुआ है, 3 में 1 जोड़ा कितना बन जाएगा 4। अगर इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट, और 4 का वर्गमूल निकालने पर क्या प्राप्त होता है 2। यानी इस समकोण त्रिभुज की तीसरी राशि जो कर्ण है वो कितनी आ गई है 2। डियर हम एक एक करके उसने कहा है, आगे की बात करते हैं कि अगर tan A = 1/√3 हो तो आप निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नीचे क्या लिखा हुआ है, sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, cos A cos C माइनस sin A sin C। सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू को लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू कह रही है हमारे पास sin A, और sin के साथ कौन है cos C है। फिर इसके बाद उधर क्या लिखा हुआ है cos A, और cos के साथ कौन है sin C है। अब हम साइन में तो A के हिसाब से चलेंगे और कोस में C के हिसाब से चलेंगे, बस ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है भैया, तो साइन की वैल्यू हम देखें, साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो एंगल A के हिसाब से लंब कितना है ये, तो एंगल A के हिसाब से लंब ये है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा BC। ठीक है, इसके बाद कर्ण कितना आएगा, कर्ण हमेशा वही रहेगा AC। यहां कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये दोनों राशियां आपस में मल्टीप्लाई है। इसके बाद cos C, यानी C के हिसाब से अगर मैं मानता हूं तो लंब ये हो गया, और cos कहता है, cos मेरा मान होता है आधार बटा कर्ण। अगर ये लंब हो रहा है तो आधार कितना रहेगा ये, तो यानी आधार कौन सा हो जाएगा वापस BC, और कर्ण हमेशा वही रहेगा AC। इसी प्रकार अब आप आगे के मान भरिए। यहां कोस मांग रहा है A के हिसाब से, तो A के हिसाब से लंब ये, तो आधार यही रहेगा, तो ये आधार हो जाएगा √3 सॉरी AB, और बटे में कर्ण आता है तो कर्ण वही AC रहेगा। इसी प्रकार मल्टीप्लाई में साइन में C मांग रहा है, तो C के हिसाब से लंब ये होना चाहिए। साइन कहता है मेरा मान होता है लंब बटा कर्ण, तो यहां क्या हो जाएगा AB/AC। यानी सेम ऊपर है सेम नीचे, सेम ऊपर है सेम नीचे। अब मान भर दीजिए, BC मान कितना दे रखा है पहले 1 बटा AC कितना है 2, यहां भी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस AB कितना दे रखा है हमारे पास √3 बाई कितना है 2 मल्टीप्लाई कितना है 3 √3 और बाई कितना है 2। 1 का 1 से गुणा किया 1 आया, 2 का 2 से गुणा किया 4 आया, √3 का √3 से गुणा किया अभी समझाया 3 आया, और 2 का 2 से गुणा किया 4 आया। जब इसका लघुत्तम लेके हम सोल्व करेंगे तो लघुत्तम बैठेगा 4, 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1, प्लस फिर 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, और 1 को 3 से गुणा करेंगे यहाँ हो जाएगा 3। वैल्यू प्राप्त हुई 4/4, यानी इसका रिजल्ट बनेगा डियर 1। कितना रिजल्ट बन रहा है इसका 1, यानी पहले जो सिचुएशन दे रखी हमारे पास उसका हमारे पास जवाब निकल कर आ रहा है 1। अब इसी प्रकार बात कर लेते हैं अपन दूसरी सिचुएशन की, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या कह रही है कि cos A और cos C माइनस sin A और sin C बताएं आप। यानी अब इसमें cos में A और C दोनों इधर है और sin में A और C दोनों इधर है। तो पहले एक बार cos को A की वैल्यू के हिसाब से फाइंड करते हैं। अगर A एंगल कह रहा है वो cos में,
तो ए के हिसाब से लंब ये होना चाहिए। कोस कहता है मेरे पास आधार और कर्ण हो सकता है, लंब नहीं होएगा। तो यानी हमारे पास अगर लंब ये है तो आधार कितना बनता है, ए बी बनता है, और बटे में कर्ण हमेशा ए सी रहेगा, मल्टीप्लाई कोस सी। अब ये कह रहा है सी के हिसाब से चलो तो लंब ये हो गया, आधार एक हो जाएगा यानी बी सी हो जाएगा, और बटे में ए सी आ जाएगा, माइनस साइन के ए के हिसाब से। अगर मैं साइन में ए के हिसाब से चलता हूं तो लंब ये है, और साइन कहता है मैं लंब और कर्ण का अनुपात लेता हूं। तो भाई लंब कितना है अपने पास एक, और कर्ण कितना है, सॉरी लंब कितना है हमारे पास बी सी, और कर्ण कितना है ए सी। इसी प्रकार अब वो कह रहा है साइन सी के हिसाब से, इसके हिसाब से चलिए आप। अगर मैं इसके हिसाब से चलता हूं तो कर्ण ये हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा ए बी, और क्या रह जाएगा हमारे पास ए सी, सॉरी आधार हो जाएगा हमारे पास, लंब हो जाएगा हमारे पास ए बी, और कर्ण हो जाएगा हमारे पास ए सी। अब मान फिल कर लेते, ए बी का मान कितना है भैया √3, बटा कर्ण कितना है 2, मल्टीप्लाई बी सी का मान कितना है 1, और ए सी का मान कितना है 2, माइनस बी सी का मान कितना है 1, ए सी का मान कितना है 2, ए बी का मान कितना है √3, इसका मान कितना है 2। इस प्रकार हमने मान इसमें रख लिए। √3 को 1 से गुणा करेंगे √3 आएगा, और नीचे 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4। फिर √3 को 1 से गुणा करेंगे √3 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4। सेम वही क्वेश्चन हो गया कि सेम राशि में से सेम घटाएंगे तो उत्तर हमेशा क्या प्राप्त होता है 0। तो इस प्रकार हमने दोनों कंडीशन को सोल्व कर लिया, दोनों कंडीशन को देखा है कि किस प्रकार इस सवाल को हैंडल आउट किया जाएगा, किस प्रकार ये सवाल सोल्व हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों किसी भी सवाल में इतना ज़्यादा वो सवाल होता नहीं है जितना अपन उसको मान लेते हैं, बशर्ते हम उसको सोल्व करना नहीं चाहते। हमारे मन में एक भावना बन जाती है और हम वो इतनी घर कर जाती है कि आपको ऐसी चीज़ें जब भी देखने को मिलती है तो एक तनाव भरा वातावरण आपके साथ पैदा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों 9वां सवाल हमने कुछ इस प्रकार देखा। अब हम आज की क्लास का अंतिम सवाल 10वां सवाल देखेंगे, और उसके बाद इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जाएंगे, जिसे आप लोग इन सब सवालों के आधार पे हल करने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमारा 10वां सवाल इस प्रकार है। 10वां सवाल हमसे कह रहा है, प्यारे बच्चों क्या कह रहा है हमसे 10वां सवाल, कि ट्राइंगल जो है PQR है, ट्राइंगल का नाम क्या क्या रखना है PQR, और उसमें Q पर क्या बनाना है, समकोण बनाना है। चलो हम सबसे पहले ड्रॉ करना चालू करते हैं। किसी भी सवाल को पूर्ण रूप से एक बार आप पढ़ें और पढ़ने के बाद दोबारा उस सवाल की ड्राइंग स्टार्ट करें। तो हमने क्या बनाया सबसे पहले कि एक ट्राइंगल लिया, और ट्राइंगल कौन सा लेना है हमेशा समकोण। इसमें वो कह रहा है Q पर क्या बनाना है समकोण, यानी यहां क्या लिखना है आपको Q लिखना है डियर। अगर मैं यहां Q लिख रहा हूं तो इसका नाम है PQR, तो मैं यहां P लिख देता हूं और यहां R लिख देता हूं। हमें एंगल P के बारे में और R के बारे में चर्चा करनी है। ये हमसे कह क्या रहा है, हमसे कह रहा है PR प्लस QR यानी PR यानी इसको, और QR मतलब इसको, इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। और उसने एक भुजा साफ कही है कि PQ की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5 cm। अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार चलने में हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एक चीज तो प्राप्त हो रही है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तथा PR प्लस QR को अगर ऐड कर दें तो 25 है। अगर मैं दो राशियों को प्लस करता हूं, क्या प्यारे बच्चों, अगर मैं दो राशियों को प्लस करता हूं तो 25 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं एक राशि इधर ले रखता हूं और एक दूसरी राशि को उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा, यानी सिर्फ PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 25 माइनस QR। PR की जगह पर क्या रख सकते हैं डियर 25 माइनस QR। ठीक है, हमने पहला मान वो रख लिया। अब हम एक वैल्यू ये रख लेंगे हमारे पास सेम, कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले, किसकी QR की। अब डियर्स हम यहां लगा देते हैं कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय।
तो डियर जब हम पाइथागोरस प्रमेय में इन राशियों को लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, वो कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण है 25 माइनस क्यू आर और इन सब का क्या है स्क्वायर है। आधार कितना दे रखा है, हमारे पास आधार मान लेते हैं हम 5 और हमारे पास लंब को क्या मान लेते हैं हम क्यू आर, ये क्यू आर का स्क्वायर। अब जब हम इन दोनों राशियों का स्क्वायर करेंगे तो हमें फिर बीजगणितीय फॉर्मूलों पे चलना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको इसी कंडीशन में बैठा हुआ नजर आ रहा होगा। a माइनस बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है डियर, कि a का स्क्वायर कर दो प्लस b का स्क्वायर भी कर दो और साथ में लिख दो 2ab, क्या लिखकर माइनस लिखकर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस कंडीशन का सॉल्यूशन होता है। अब हम इस कंडीशन के सॉल्यूशन के आधार पर इसको लिखने की प्रयास करते हैं। a का स्क्वायर मतलब पहली राशि का स्क्वायर। अब पहली राशि का स्क्वायर लिखेंगे तो अपन डियर a से ही लिखेंगे 25 का स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस b का स्क्वायर मतलब दूसरी राशि कौन सी, क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर को स्क्वायर को ऐसे ही लिखा जाएगा। इसी प्रकार वो कह रहा है माइनस 2 फॉर्मूले का है और ये पहला a है यानी 25 और दूसरा b है यानी क्यू आर। तो डियर अब हम आगे की तरफ बढ़ते, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इस राशि को सोल्व कर देते, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 625, प्लस क्यू आर का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, और 25 इंटू 2 कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 और क्यू आर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसी के साथ आगे क्या बच जाएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब डियर हमारे पास हमें ये पता है कि ये राशि अचर है, ये राशि अचर है, ये राशि चर है। तो एक काम करते हैं, इस चर राशि को इधर ले लेते हैं और इस अचर राशि को उधर ले लेते हैं, या सभी अचर राशियों को हम अचर की तरफ और चर राशियों को चर की तरफ भेज देते हैं। तो डियर हमें क्या प्राप्त होता है, अगर मैं 625 को उधर लेके जाता हूं, किधर लेके जाता हूं दूसरी साइड पे, तो डियर सबसे पहले मुझे क्यू आर को इधर लाना पड़ेगा। तो एक क्यू आर इधर ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये क्यू आर किसका है प्लस का स्क्वायर में। अब हम इस क्यू आर स्क्वायर को भी इधर ला रहे हैं, पर ये किसका था प्लस का। जब ये प्लस की राशि बराबर क्रॉस करके इधर आएगी, देखो यहां से उठ के इधर पक्ष में आ रही है तो बराबर क्रॉस हो रहा है, तो इसकी किसकी हो जाएगी माइनस की। और हमारे पास एक राशि ऑलरेडी बैठी हुई माइनस 50 क्यू आर, तो इसको भी लिख दे माइनस 50 क्यू आर, क्योंकि ये राशि भी क्यू आर साथ में लेके बैठी हुई है, तो ये भी अचर राशि है। इसके बाद हमने 625 को उधर ले जाना है, पर पहले 25 लिखा हुआ है तो हम पहले 25 को लिख देंगे, और जब 625 भी अपना पक्ष चेंज करते हुए इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो डियर 625 भी हमने किसका लिख दिया है माइनस का लिख दिया है। अब हम इस राशि को देखो, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, हटा दो आप। अब हमारे पास बचा है माइनस 50 क्यू आर और इधर 25 प्लस का 625 माइनस का, तो माइनस का कितना बच जाएगा हमारे पास 600। इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस की राशि से माइनस क्या कर देते हैं अपन क्रॉस कर देंगे या फिर बाद में क्रॉस कर देते हैं। अब हमें इधर क्यू आर रखना है। अब यहां वही कंडीशन 2x बराबर 1 वाली, ये राशि इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई वाली राशि बराबर क्रॉस करती है तो कहां चली जाती है डियर अपॉन में, यानी ये इसका हर बन जाएगी, तो ये अपना सिंबल भी लेके जा रही है। माइनस से माइनस कैंसल्ड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसल्ड हो जाएगा, 5 से 60 कितनी बार करता है 12 बार, यानी क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी डियर 12। अगर क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 12 आती है तो हमने कहा था कि पी आर जो है वो 25 में से क्यू आर हटाने पर आएगा, तो हमारे पास पी आर कितना आ जाएगा, तो पी आर हमारे पास यहां आ जाएगा 25 में से हम 12 को हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 13, यानी हमारे पास तीनों वैल्यू प्रेजेंट हो चुकी है डियर। कि पी आर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, पी आर की वैल्यू आ रही है 13, यानी इसका कर्ण 13 हो गया। इसके बाद क्यू आर की वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू आर की वैल्यू आ रही है 12, यानी ये हमने अलग अलग वैल्यू प्रेजेंटेड कर दी। अब हम यहां से
हमारे सवाल में जो हमसे रिक्वायर्ड चीज पूछी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो डियर, जब हम हमारे सवाल में पूछी गई रिक्वायर्ड चीज की तरफ बात करेंगे तो ये देखिए, हमसे सबसे पहले पूछा क्या है, साइन पी दीजिए, यानी साइन का मान लिखना है पी के हिसाब से। पी कहाँ बैठा हुआ है भैया, पी ये बैठा हुआ है, तो पी ये बैठा हुआ है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। साइन कहता है मेरे पास अनुपात क्या होता है, लंब कर्ण, यानी लंब का अनुपात किसके साथ होता है, कर्ण के साथ। जब लंब का अनुपात कर्ण के साथ होता है तो पी के हिसाब से लंब कौन सा हुआ भैया, क्यू आर हुआ। क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 13। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, इसका हमें कुछ चेंजेस करना ही नहीं। अगला है कोस। कोस पी की वैल्यू लिखनी है। कोस पी की वैल्यू यानी कोस का मान क्या होता है, कोस होता है आधार और कर्ण, आधार का कर्ण के साथ रेशियो। तो पी के हिसाब से ही जवाब देना है। जब मैं पी को लेकर चल रहा हूं तो ये क्या हुआ, लंब, तो आधार कितना हुआ 5, और कर्ण मैंने फिर कहा है कि ये नो चेंज है। इसके बाद अगला जवाब देना है मैं टेन पी, यानी टेन की वैल्यू भी किसके हिसाब से निकालनी है, पी के हिसाब से। तो टेन होता है किसका, लंब और आधार का अनुपात। लंब और आधार का जो रेशियो रहेगा उसे टेंगनेट कहेंगे अपन, पी। अब पी अगर मैं लेके चल रहा हूं तो इसका मतलब ये लंब है और ये क्या है, आधार। तो हमें क्या लिख देना है, 12/5। इस प्रकार हम इस सवाल के जवाबों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो डियर, ये हमारा एक उद्देश्य था और हम इस उद्देश्य के साथ आप लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में मदद कर पाएँ, इस सवालों के आधार पर आपको रूबरू हो पाएँ, और जितना हो सके आप लोग इनका फ़ायदा उठाएं, जितना ज़्यादा हो सके आप इनका उपयोग करें, इनको देखें, बार बार सोल्व करने का प्रयास करें। जहाँ भी आपको अड़चन आए, जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो उस सवाल को दोबारा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये हैंडल आउट हो रहा है। तो ये हमारी आज की क्लास का अंतिम सवाल था। अब मैं एक सवाल आप लोगों के लिए अंतिम रूप से छोड़ के जा रहा हूँ, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज 8.1 का अंतिम सवाल। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित, यानी जो लिखा हुआ है, कथन सत्य है या असत्य। हमें सिर्फ इनमें सत्य असत्य की पुष्टि करनी है। फिर आगे कह रहा है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब आप सत्य या असत्य जो शब्द बोलेंगे वो क्यों सत्य है, क्यों असत्य है, हमें क्या देना है, उसका कारण देना है। यानी किसी न किसी वजह से ही तो ये असत्य हो रहा होगा, कोई तो रिजल्ट होगा कि ये असत्य है या सत्य है। हमें वो रीजन प्रत्येक 5 जो दे रखे हैं इनमें देना है। क्यों है ये सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये एक्सरसाइज 8.1 आज इस भाग 3 में अंतिम प्रारूप में है। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया जो इनका हल है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। और मैं ये आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं ऐसे ही अन्य जो एक्सरसाइज है उनके भी वीडियोज आप लोगों के सामने लाऊंगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों की मदद हो सके। आप जितना ज़्यादा इस चैनल को हो सके अन्य के लिए साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य जो आपके दोस्त मित्र जो बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं या आगामी जो अगले सत्र के बोर्ड एग्जाम है उनकी तैयारी करेंगे, जो 9th क्लास और 10th क्लास के 11th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।